मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल अपने ने स्टार्ट किया था भारत के संविधान का संवैधानिक विकास। उस संवैधानिक विकास को प्रारंभ करने से पूर्व हमने कुछ पृष्ठभूमियों को देखा था कि क्या पृष्ठभूमियाँ बनी जिसने भारतीय संविधान को या भारतीय संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं भारत के संविधान का विकास क्रम कैसे हुआ, क्या क्या उसमें परिणाम थे, क्या क्या उसके भाग थे, क्या क्या अधिनियम लाए गए, उनमें क्या क्या कमियां आपको देखने को मिलेंगी और क्या क्या उनकी विशेषताएं थी। तो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, भारत के संविधान का संवैधानिक विकास का भाग 2। अब देखिए, भारत के संवैधानिक विकास को मूल रूप से हम 2 भाग में बांटते हैं। 2 भागों में हम बांटेंगे। पहला, ऐसे अधिनियम जो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए लाए गए, जिनका एक ही टारगेट था कंपनी के लिए, उन्हें कहा गया कंपनी एक्ट। और दूसरे थे जो कहीं ना कहीं भारत में शासन व्यवस्था को संचालित और नियमित करना चाहते थे, उन्हें कहा गया क्राउन एक्ट। ये 2 कहीं ना कहीं आपको देखने को व्यवस्था मिलेगी कि एक क्राउन एक्ट और एक कंपनी एक्ट। अब क्राउन एक्ट और कंपनी एक्ट के बीच में एक घटना, बहुत इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जिसे कहा जाता था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद जो भी संवैधानिक विकास हुआ उसे क्राउन एक्ट के नाम से जाना जाता है, और 1857 की क्रांति से पूर्व जो भी विकास हुआ उसे कंपनी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी एक्ट का टाइम जो था वह 1773 से लेकर 1853, और इसका टाइम पीरियड माना जाता है, क्रांति के बाद है तो बेसिक से आपके दिमाग में होगी, क्रांति के बाद 1858 से लेकर 1947। ये 2 टाइम पीरियड आपको ध्यान होने चाहिए। और मूल रूप से इसको ध्यान रखते हुए भी ये जो डेट है, ये जो एक घटना है इतिहास की, इस घटना को आपके दिमाग में रहना चाहिए। 1857 की क्रांति से पूर्व और 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति से पूर्व जो भी अधिनियम लाए गए उन्हें कंपनी एक्ट के नाम से जाना जाता है, और 1857 की क्रांति के बाद जो भी अधिनियम या एक्ट लाए गए उन्हें हम क्राउन एक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से क्राउन के आधिपत्य में चले गए। यहाँ पर धीरे 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 वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी एक्ट। और कंपनी एक्ट के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक शब्द दिमाग में आएगा, कंपनी एक्ट, मिस कंपनी। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इस कंपनी एक्ट की जब भी बात करोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है कंपनी क्या है। कंपनी जैसे ही आपके दिमाग में आएगी आपको याद आएगी एक ही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की 2 चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। एक तो उसकी संरचना और एक उसका कार्य। जब भी कंपनी का नाम याद आए तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो कंपनी की संरचना और एक कंपनी का कार्य। ये जो कुछ भी हम कंपनी के भी संरचना पढ़ेंगे, ये इस रेगुलेटिंग एक्ट से पूर्व की संरचना होगी, और जिसमें धीरे धीरे समय के साथ क्या हुए, परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तनों को ही चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं संरचना। संरचना के लिए देखिए, कंपनी 2 जगह पर कार्यरत थी। एक थी मुख्य रूप से हेडक्वार्टर कहाँ था, इंग्लैंड में, और काम कहाँ पर कर रहे थे, भारत में। तो मूल रूप से 2 तरीके से कार्य कर रहे थे। तो 2 जगह पर इनकी क्या होगी, संरचना होगी। तो पहली संरचना की बात करें, इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर मुख्य रूप से 2 भाग थे। एक को कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एक को कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स।
ये दो संरचनाएं थी। भारत के अंदर बात करें कि भारत में क्या था, तो उस समय भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसी थी। 3 प्रेसिडेंसी, एक बंगाल, एक बॉम्बे और एक मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसियां थी और इन 3 प्रेसिडेंसियों का प्रशासन कौन देख रहा था? वहां के गवर्नर। ये संरचनाएं आपको पता होनी चाहिए। अब रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे का पर्पज क्या था? कहीं ना कहीं इन संरचनाओं में, इन भाग के अंदर, इन विभागों के अंदर कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन की, कहीं ना कहीं सामंजस्य की क्या थी? कमी थी। और उस कमी का परिणाम ये हुआ कि वो कंपनी जो शुरुआत से लेकर बाद तक लगातार लाभ में, प्रॉफिट में चलती गई, वो एक समय ऐसा आया कि उसे ब्रिटिश सरकार से कर्ज लेना पड़ा। तो ऐसी क्या परिस्थितियां आई, तो उन परिस्थितियों पर हम चर्चा कर चुके हैं और मूल रूप से आपको 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी भी चाहिए। पहला, भ्रष्टाचार। पर्याप्त मात्रा में कंपनी में क्या फैल गया? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब कंपनी के जो अधिकारी थे वो निजी तौर पर व्यापार प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका निजी हित तो काफ़ी अच्छा हो गया, उनको फ़ायदा हो गया, उनका उस जीवन स्तर ऊंचा हो गया, लेकिन कंपनी लगातार घाटे में जाती गई। यहाँ से जो भी काम करते थे, वो जो अंग्रेज अधिकारी अपने देश में लौटते थे, तो वहाँ पर भी वो नवाबों की तरह हो गए थे। उनके पास इतना पैसा आ गया था। जैसे आप देखते हो कि गांव से कोई शहर में आए और काफ़ी अच्छा पैसा कमाकर फिर वो गांव में जाता है तो गाड़ी लेता है, मकान बंगला कुछ भी बना लेता है। सेम वैसे ही ये यहाँ से बड़ी संख्या में पैसा कमाते और फिर जब वापस अपने वतन लौटते तो वहाँ पर उनको देखकर वहाँ के स्थानीय जो लोग थे वो देखकर उनको कहते थे कि इतना बड़ा पैसे वाला। तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये था कि इस कंपनी से उन्होंने काफ़ी मात्रा में पैसा कमाया निजी स्वार्थ के लिए। तो कंपनी में भ्रष्टाचार था। दूसरा, कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार था, लेकिन वो कंपनी विस्तार में लग गई और विस्तार का परिणाम क्या हुआ कि कंपनी को वहाँ पर भारत के अंदर कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और उन लड़ाइयों में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च हो गया। तीसरा, राजस्व वसूली के लिए मूल रूप से स्थान था बंगाल। बंगाल के अंदर अकाल और भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए और वहाँ से राजस्व की वसूली होना कम हो गया। ये कुछ ऐसे कारण रहे। इन कारणों के परिणाम स्वरूप कंपनी लगातार आर्थिक संकट से गुजर रही और जब आर्थिक संकट से गुजर रही तो कंपनी को ब्रिटिश सरकार से क्या लेना पड़ा? ऋण लेना पड़ा। और जब कंपनी को ब्रिटिश सरकार से ऋण लेना पड़ा तो ब्रिटिश सरकार को लगा कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, उनके लिए उन्होंने कमेटियां बिठाई और कमेटी ने जब अपनी जांच करी तो उन्होंने इसके अंदर बड़ी मात्रा में पाया कि यहाँ पर कुप्रबंधन, कुप्रशासन और भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिसने इस कंपनी को लगातार आर्थिक संकट में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश संसद को ऐसा लगने लगा कि इस कंपनी को रेगुलेट करने की आवश्यकता है और उसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा कुछ अधिनियम, कुछ चार्टर लाए गए और उन चार्टर के माध्यम से कंपनी को क्या किया गया? नियंत्रित किया गया। उसके ऊपर संसदीय नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित किया गया। तो ये 2-3 चीज़। एक और कारण समझिए, ये बंगाल, बॉम्बे, मद्रास अपने अपने गवर्नर थे, अपने अपने प्रेसिडेंसी के अलग अलग क्षेत्रों में थे। अब कोई गवर्नर किसी स्थानीय राजा के साथ लड़ाई लड़ रहा है और दूसरा गवर्नर उसी राजा के साथ क्या कर रहा है? संधि कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी के आपसी हित भी आपस में क्या करने लगे? टकराने लगे। और टकराने का परिणाम ये है कि धीरे धीरे कंपनी लगातार नीचे की तरफ जाती चली गई। तो 2 संरचनाएं थी इंग्लैंड में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसी थी, मूल रूप से बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इनके अपने अपने गवर्नर थे और वो अपने अपने क्षेत्रों को अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे थे? संचालित। आपस में इनमें किसी प्रकार का कोई सामंजस्य, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। दूसरा, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोप्राइटर्स और डायरेक्टर को भी समझ लिए। ये जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे यही चुनते थे किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। अब आप कहोगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब कंपनी का जैसे बोर्ड नहीं होता, सेम उसी बोर्ड को मान लीजिए आप
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव कौन कर रहा है? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। अब आप कहोगे प्रोप्राइटर्स कौन होते हैं? तो प्रोप्राइटर्स उस कंपनी के अंदर ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा का शेयर होल्डिंग कर रखी है, उन्होंने सब सर्वाधिक मात्रा में शेयर्स को खरीद रखा है, परचेज किया रखा है, तो उनकी क्षमता उस कंपनी में सर्वाधिक है। और वही लोग मिलकर एक बोर्ड का, एक डायरेक्टर के पैनल का गठन करते हैं। उनकी इच्छा से ही उसमें सदस्यों का चयन किया जाता है। समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखिएगा यही। अब इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, मूल रूप से इन्हीं का कार्य था कंपनी को संचालित करना, उसके ऊपर कार्य करना, उसको संचालित करना, एडमिनिस्ट्रेशन उसका देखना, व्यापार उसका देखना, कमर्शियल, पॉलिटिकल, सारे अफेयर्स का काम कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। ठीक है, ये कुछ हो गया। मूल रूप से कंपनी का कार्य क्या था? तो आप सभी को पता है, मूल रूप से कंपनी मुख्य रूप से दो ही काम करती थी, एक तो व्यापार, और सेकंड जो काम था वो था राजस्व की वसूली या राजस्व को इकट्ठा करना, यानी कि टैक्स लगाना। क्या लगाना? और टैक्स को साथ साथ में लगाना भी और साथ साथ में वसूलना। दीवानी राइट्स उनको मैं बता चुका हूँ। 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए, राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया। उनकी धीरे धीरे राजस्व की क्षमता भी क्या हो गई? बढ़ गई। ये संरचना आपको पता होनी चाहिए। किसके बारे में? कंपनी के बारे में। ठीक है, अब इन संरचनाओं में, इनके कार्यों में कुछ क्या किए गए? परिवर्तन किए गए, इनके ऊपर कुछ नियंत्रण स्थापित किया गया। और उन नियंत्रणों को स्थापित करने के लिए क्या लाए गए? कंपनी एक्ट लाए गए। और उन कंपनी एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट है उसे कहा जाता है, सबसे पहला जो एक्ट है उसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट नाम से ही आपको विदित हो जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी को सही तरीके से संचालित करने के लिए, उनके नियमों को बनाने के लिए, उस कंपनी के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के लिए धीरे धीरे उस कंपनी को रेगुलेट करने के पर्पस से जो अधिनियम लाए गए उन्हें रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। मूल रूप से क्या है कि कंपनी के ऊपर, किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, संसदीय नियंत्रण को स्थापित करना, स्थापित करना। ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई सत्ता हस्तांतरण नहीं है, कंपनी को समाप्त नहीं किया जा रहा। ठीक है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको बदला नहीं जा रहा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने आदमियों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर कुछ संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी कि इनके ऊपर एक ऐसी बॉडी बनाने की कोशिश की गई, इनके ऊपर कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिससे कंपनी को रिलेट किया जा सके, कंपनी को रेगुलेट किया जा सके, कंपनी के अंदर प्रशासन को सुचारू किया जा सके, कंपनी के अंदर जो कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार है उसको कैसे भी करके क्या किया जा सके? कम किया जा सके। उसके लिए क्या लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा था रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया? कंपनी के ऊपर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जो अधिनियम लाया गया उसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे चीज समझ में। अब जब भी कंपनी के अंदर रेगुलेट नियम लाए गए हैं तो इन चीजों में कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा? परिवर्तन किया जाएगा। और वो परिवर्तन करना ही क्या कहलाएगा? रेगुलेट कहलाएगा। इसलिए इसको क्या का नाम दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। अब समझिए, कुछ बेसिक चीजें और बता देता हूं। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया? 18 मई 1773 को। ठीक है, ये पेश किया गया और 1774 में इसे लागू किया गया। ठीक है, जब ये अधिनियम लागू किया गया उस समय ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे, लॉर्ड नॉर्थ,
और उस समय ब्रिटिश जो क्राउन थे, ब्रिटिश जो क्राउन थे वो थे जॉर्ज थर्ड। ये दो बेसिक जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। इनके समय क्या लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब जब ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो इसमें क्या प्रावधान थे, क्या प्रावधान किए गए? तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर किए जाने वाले प्रावधान, या हम उनको कहते हैं उपबंध, क्या क्या प्रावधान और क्या क्या उपबंध लाए गए उन पर हम चर्चा करते हैं एक एक के ऊपर। अब ध्यान रखिएगा, ये कुछ न कुछ इन चीज़ों में कुछ न कुछ क्या किया गया? चेंज किया गया। उन चेंज को समझने की जरूरत है। और कुछ में चेंज हुआ और कुछ में चेंज नहीं हुआ। तो पहले ऐसी चीज़ें जिनमें चेंज नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कौन से? शॉर्ट रूप में लिखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या थी वो कितनी थी? 24, और उसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हो। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, पहली बात। सेकंड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, उन सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? प्रोप्राइटर्स के द्वारा। मैं आपको बता चुका हूं। तो कहीं ना कहीं इन सदस्यों को संतुलित और नियंत्रित करने की कोशिश की गई। तो ये जो सदस्य थे अब तक 1 वर्ष के लिए चुने जाते थे, इनमें चेंज करके इनका कार्यकाल कितना किया गया? 4 वर्ष। तो यहां पर कोई ना कोई क्या किया गया? चेंज किया गया। सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 24 के 24 ही थे। यहां पर उसी समय कितने थे? 24। और ये उसी समय भी नहीं थे, ये लगभग जब कंपनी स्थापित हुई थी तब से इनकी संख्या 24 थी और ये लगातार 24 चल रही थी। यहां पर भी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बस केवल ये किया गया कि ये जो सदस्य 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इनका जो समय पीरियड है, कार्यकाल है, उसको 1 वर्ष की जगह क्या किया जाए? 4 वर्ष किया जाए, पहली बात। दूसरा, तीसरा कार्य, कंपनी के अंदर जो व्यापारिक अधिकार थे, कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार, उस व्यापारिक एकाधिकार में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया। यानी कि अभी भी किसी और कंपनी को ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने की छूट प्रदान नहीं की गई इस अधिनियम में। यानी कि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक व्यापार कर रही थी, सेम वैसे वैसे उसको अधिकारों को वैसे का वैसा ही रखा गया और किसी और को इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि एक तरीके से कंपनी की जो मोनोपोली थी वो मोनोपोली कंटिन्यू बनी रही, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक ऐसी चीज उसको समझने की जरूरत है, ये जो बंगाल के गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर था, मैंने आपको कहा था इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, बहुत भारी कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो उस कोऑर्डिनेशन की जो कमी थी उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, तो इन्होंने उसके लिए एक नई चीज़ सोची कि इन तीनों कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए एक नया पद या पोस्ट जनरेट की जाए जिसे कहा जाएगा गवर्नर जनरल। यानी कि एक गवर्नर जनरल बनाया जाएगा और वो जो गवर्नर जनरल होगा वो कहां का होगा? बंगाल का। तो यहां पर क्या किया गया? चेंज किया गया। अब बंगाल का गवर्नर को क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, समझना, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसी के अंडर में ले आए किसको? बॉम्बे के गवर्नर को और साथ में मद्रास के गवर्नर को।
समझ में आ गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर उसके नीचे आ गया। समझ में आ गई बात। यहाँ पर ये एक चेंज किया गया। जब गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसका मतलब उसके पास, बंगाल वाले के पास अब मद्रास का भी अधिकार क्षेत्र आ गया और बॉम्बे का भी, तो उसका क्षेत्र बड़ा हो गया। जब उसके पास क्षेत्र बड़ा हो गया तो उसको काम करने के लिए कुछ और ज़रूरत थी। तो क्या किया गया, गवर्नर जनरल अकेला तो इन सब चीज़ों को करेगा नहीं, तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक काउंसिल, एक परिषद बनाई जाएगी, एक एजुकेटिव बनाई जाएगी और इसमें कुल 4 सदस्य होंगे। इसमें कुल 4 सदस्य होंगे। ये 4 सदस्य सहायता करेंगे किसकी, गवर्नर जनरल ही के। और गवर्नर जनरल की सहायता से यहाँ पर भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, व्यापार को देखा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ भारत के अंदर। किसके अंदर, भारत के अंदर कंपनी की स्ट्रक्चर में एक चेंज किया गया और एक गवर्नर के जगह गवर्नर जनरल बनाया गया। उस गवर्नर जनरल के अधीन दोनों गवर्नर्स को लाया गया और उस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद, एक काउंसिल का गठन किया गया जिसमें कुल 4 सदस्य होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम्स इस अधिनियम में आई। इन्होंने कहा ये जो 4 परिषद होंगे और गवर्नर जनरल होगा, ये जो भी निर्णय लेगा वो निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। किसके आधार पर होंगे, बहुमत के आधार पर होंगे। यानी कि कम से कम 2 सदस्य गवर्नर जनरल के फेवर में होने चाहिए, तभी जाकर किसी प्रकार का कोई कार्य, कोई कानून, कोई नियम बनाया जा सकता है, किसी प्रकार का कोई लॉ बनाया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई नीति या पॉलिसी बनाई जा सकती है कम से कम। तो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल को परिषद के अंडर लाया गया, परिषद के लिए बाध्यकारी बनाया गया कि बिना परिषद की सहायता के, बिना परिषद के बहुमत के गवर्नर जनरल किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता। इसका मतलब गवर्नर जनरल की पावर को थोड़ा कम किया गया और यहीं पर ही इस अधिनियम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो एक चीज़ आप समझिएगा, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर हो गई। उसके बाद और 2-3 चीज़ें और फैक्ट समझ लीजिए। बॉम्बे का जो गवर्नर था उसके लिए भी काउंसिल थी, उसके नीचे भी क्या थे, 4 सदस्य। और मद्रास की गवर्नर के नीचे भी क्या थे, 4 सदस्य। ये भी अपने स्थानीय प्रशासन के लिए, अपनी प्रेसिडेंसी के लिए नीचे नियम्स बना सकते हैं और उनकी सहायता के लिए भी क्या होगी, एक परिषद होगी। तो किसी तरीके एक केंद्रीय कहीं ना कहीं आपको काउंसिल देखने को मिलेगी और एक आपको प्रांतीय भी परिषद देखने को मिलेगी। इस तरीके से एक बड़ा चेंज इसमें किया गया। लेकिन आपने देखा होगा जब ये ऐसा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हित टकरा रहे हैं। गवर्नर जनरल को नियंत्रित कर दिया गया किसके, परिषद के माध्यम से, और इन गवर्नर को नियंत्रित किया गया किसके माध्यम से, गवर्नर जनरल के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आपस में कुछ न कुछ वाद विवाद कहीं ना कहीं पैदा होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि गवर्नर जनरल कुछ रूल्स बनाएगा, उन रूल या उन पॉलिसी का यहाँ का गवर्नर क्या करेगा, विरोध करेगा, या वो कहेगा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में था, आपने इस पर कानून कैसे बना दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सही हो रही थी और कुछ चीज़ों में परिवर्तन की आगे भी क्या थी, आवश्यकता थी। एक चीज़ ये हो गई। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ और हुई। वो क्या हुई कि पहली बार भारत के अंदर कोर्ट की स्थापना की गई। कोर्ट, जिसे प्रारंभ में अपेक्स कोर्ट के नाम से जाना गया। अपेक्स कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पर की गई, तो ये आपको पता ही है, कलकत्ता में की गई। कब की गई, 1774 को की गई। कुल कितने, तो कुल 4, एक मुख्य और 3 अन्य।
और एक जो मुख्य था उसका नाम आपको पता है इतिहास में। दो फैक्ट और आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो फैक्ट क्या है? एक तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, छोटे एग्जाम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। पहली बात, जब यहाँ पर एक कोर्ट स्थापित किया गया जिसे आप एपेक्स कोर्ट भी कहते हो, कई बार आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की जनरली भाषा में पढ़ते हो, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता के फोर्ट विलियम में 1774 को। तो उसके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? चीफ जस्टिस का नाम, उसका नाम था एलिजा एम्पे। ये दो फैक्ट और आपको ध्यान रखने चाहिए। इसके अलावा भी इनके तीन जो ओथ थे वो भी आपको थोड़े से देख लेना, लेकिन उनको याद करने की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, एक एलिजा एम्पे और एक वारेन हेस्टिंग्स। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए, कोर्ट की स्थापना हो गई। अब कोर्ट की स्थापना हो गई तो कहीं ना कहीं कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में और गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में भी क्या होने शुरू हो गई? लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का कोई स्पष्ट आलेख कहीं पर लिखा नहीं गया था कि ये कार्य गवर्नर जनरल करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा, इन पर कानून गवर्नर जनरल बनाएगा, इन पर कानून कोर्ट बनाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था सही तरीके से कहीं पर भी संहिताबद्ध नहीं थी। तो जिसका परिणाम क्या हुआ कि इनके बीच में भी कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी रह गई। एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण हो गया, एक दूसरे के अंदर वाद विवाद पैदा होने, विवाद को दूर करने के लिए कुछ आगे अधिनियम लाए गए और उन अधिनियमों के माध्यम से कुछ संशोधन किया गया। तो आगे चलकर हम देखेंगे वो कौन कौन से अधिनियम थे और उनमें क्या क्या संशोधन किया गया नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कृपया करके कमेंट करना ना भूलें।